हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एनपीसी कर्व। इससे पहले हमने जो भी कवर किया आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो उसके नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होंगे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और आपका एग्ज़ाम ये फेब में ही आ रहा है तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि 1 डेढ़ महीना ही बचा आपके पास। ठीक है। तो जो भी शॉर्टकट नोट्स चाहिए होंगे या कुछ भी आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो टेलीग्राम में, मैं आपको दे दूँगी। और जो बच्चे मुझे बुक्स के लिए पूछ रहे हैं, मैं इस वीडियो के एंड में बुक्स का भी बता देती हूँ एक डिटेल में। ठीक है। अब चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार इसके 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। एनपीसी में से ही सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल कर्व, गॉसियन कर्व, डी मोवारे कर्व, बेल शेप कर्व और कर्व ऑफ एरर। ये सारे आपके किसके नाम हैं? एनपीसी कर्व के ही नाम हैं। ठीक है। फिर आगे इसकी शेप क्या होती है आपके एनपीसी कर्व की? ये रही आपकी एनपीसी कर्व। ठीक है। ये जो इसकी जो लाइन है ये इसको टच नहीं करती है, ये करैक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। ये एनपीसी कर्व की शेप है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? एट्रीब्यूट्स को मेज़र करने के लिए या कैलकुलेट नहीं, मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन बींग्स हैं, उसके उनके जो फीचर्स हो गए, क्वालिटीज़ हो गई, उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि आईक्यू, हाइट, वेट। ठीक है। तो इसमें हम जैसे वेट की एग्जांपल लेते हैं तो वेट, हाँ ठीक है, हाइट की लेते हैं। ठीक है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन से इंडिविजुअल हैं जिनके एक्सट्रीमली जो टॉलर हैं वो इधर फॉल करेंगे, जो एवरेज हाइट वाले हैं या जो स्मॉलर हाइट के हैं। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट करके ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू एनपीसी कर्व। ठीक है। और इसको हम कौन से केस में यूज़ करते हैं? जब हमारे पास सैम्पल साइज ज़्यादा होगा। ठीक है। लार्जर सैम्पल साइज के केस में हम एनपीसी कर्व को यूज़ करेंगे। और ये एक मैथमेटिकल कर्व है। ये डिटरमाइन कराती है आपका क्या? केसेस बिलो या अबव गिवन स्कोर के। जो आपको गिवन स्कोर दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, तो कितने केसेस हैं जो उस स्कोर के बिलो फॉल करते हैं या अबव फॉल करते हैं। जैसे कि हमें कोई बता देते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना गया है, 75% गया है। तो आजकल जैसे परसेंटाइल को हम यूज़ कर रहे हैं तो इधर हम वही यूज़ करते हैं। ये डिटरमाइन करती है वैल्यू ऑफ स्कोर जिसकी परसेंटाइल पहले से गिवन हो। जैसे कि अगर आपको दिया है 97%, ये मैं आगे जाके बताती हूँ, इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में बताती हूँ इसकी करैक्टरिस्टिक के एंड में कि कैसे हम इधर परसेंटेज या परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अभी सबसे पहले आप इसके बेसिक चीज़ें समझो। ये मैथमेटिकल कर्व है, लार्ज सैम्पल साइज में यूज़ होती है। इसके क्या क्या नाम है? ये रहे इसके नाम। एट्रीब्यूट्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है। ये आ गई इसकी करैक्टरिस्टिक। सबसे पहले आ गई ये क्या है? बेल शेप्ड कर्व है। बेल शेप्ड क्यों है? क्योंकि इसकी शेप आप देख रहे हो, ये थोड़ी गलत बनी है बट इधर देख लो, ये बेल शेप कर्व है। और इसको हम यूनी मॉडल बोलते हैं। यूनी मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ये शेप है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे फॉल करती है इसकी। और अगर देखो, अगर बाई मॉडल होता है ये, जहाँ 2 बार ये बन रही है शेप, ट्राई मॉडल होता है जिसकी ये 3 बार शेप बन रही है। बट जो आपकी एनपीसी कर्व है वो यूनी मॉडल है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी यहाँ पे टॉप पे फॉल करती है। ठीक है। मीसोकर्टिक है ये। मीसोकर्टिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो शेप है इधर से थोड़ी ऐसे आ रही है और ये जो ये पॉइंट है, इसलिए इसको मीसोकर्टिक बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है? आपके एक्सट्रीम इवेंट या रेयर केसेस आपके इस जगह पे फॉल करते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जो मीन मीडियन मोड है आपकी, फोर्थ आ गई आपकी इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? मीन मीडियन मोड एनपीसी कर्व में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्क्यूनेस कोफिशिएंट 0 होता है क्योंकि डाटा क्या है? सिमेट्रिकल डाटा है इसका। ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये पूरा एक जैसा सिमेट्री में चल रहा है। ठीक है। और अगर इसको हम स्क्यूनेस कोफिशिएंट 0 क्यों बोलते हैं? स्क्यूनेस होती है अगर आपकी ये इस साइड जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका इसको हम बोल देंगे ये है आपकी राइट स्क्यू। हाँ, ये राइट स्क्यू आ गई, ये लेफ्ट स्क्यू आ गई। ठीक है। अब आ गया एक पॉइंट, जो इसमें स्क्यूनेस कोफिशिएंट है वो 0 होता है अगर ये नेगेटिव स्क्यू है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर में से क्वेश्चन आया हुआ है इस पॉइंट में से। अगर ये नेगेटिव स्क्यू है तो जो इसकी टेल है, पूछते हैं कि जब टेल टू वर्ड लेफ्ट होती है तो एनपीसी कर्व क्या होती है? नेगेटिव स्क्यू होती है। और उस टाइम क्या होते हैं? जो इसके आइटम्स या फिर जो भी हमने इसमें जो आइटम्स या स्टेटमेंट्स डाली होती हैं वो क्या होती हैं? ज़्यादा ईजी होती हैं जिस केस में। तो उसमें क्या होता है कि
टेल किसकी तरफ होती है, लेफ्टवर्ड होती है, और ये नेगेटिव स्क्यू होती है उस टाइम, ठीक है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस के टाइम में, पॉजिटिव स्क्यूड के टाइम में क्या होती है, आइटम्स डिफिकल्ट होती हैं और टेल टूवर्ड राइट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आगे इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, ठीक है। फिर आ गया एसिम्पटोटिक अप्रोच बट नेवर कनेक्टिंग विद ए लाइन और कर्व, ठीक है। इन्फिनाइट क्या आ गई आपकी कि मतलब ये टच नहीं कर रही है जीरो को, सीधी आगे जा रही है जो एंड में से, देखो ये इसको कभी टच नहीं करती है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेंज क्या है इसकी, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। फिर आ गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कर्व में जहाँ क्या होता है, चेंज होती है उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ये आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है ना, अब इधर से डायरेक्शन थोड़ी बाहर जा रही है, तो ये शेप क्या आ गई आपकी, कनकेव शेप आ रही है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल फ्रॉम मीन, मीन से अब ये आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया, इधर क्या है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन ये आ गया, मीन से क्या है, इक्वल डिफरेंस है क्वार्टाइल का, तो जैसे इधर से अगर ये 25% है तो इधर भी 25% है, इधर से आगे 25 है, इधर से आगे भी 25 है, ठीक है। Q1 आ गया 25%, Q2 50%, Q3 सॉरी 75%, ठीक है। ये थी इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये था, जो नेगेटिव स्क्यू और पॉजिटिव स्क्यू। नेगेटिव स्क्यू के टाइम जो आपकी टेल है, टेल टू वर्ड लेफ्ट होती है और आइटम्स ईजी होती हैं। पॉजिटिव स्क्यू के टाइम क्या होती है, आइटम्स डिफिकल्ट होती हैं और टेल टू वर्ड राइट होती है, ठीक है। अब आ गया इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एरिया अंडर एनपीसी कर्व। एरिया अंडर सबसे पहले एनपीसी कर्व हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्कोर हुज परसेंटाइल रैंक इज गिवन। इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए स्कोर्स की वैल्यू जिनकी परसेंटाइल रैंक पहले से गिवन है, ठीक है। वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड बाय, मतलब वेरिएबिलिटी क्या आ गई आपकी कि स्प्रेड ऑफ डाटा, तो किससे हम उसको मेजर करते हैं, रेंज से, क्वार्टाइल डेविएशन से और स्टैंडर्ड डेविएशन में, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। अब जो आपकी एनपीसी कर्व है, जो हमारा मतलब जो 68% ऑफ डाटा है वो किस में फॉल करता है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन में। वन स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका कितना डाटा फॉल करता है, क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। ये तीन जो इसकी वैल्यूज हैं याद रखना, जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका डाटा कितने एरिया में फॉल करता है, 68% 68 भी याद रखोगे तो ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन आपको ऐसे नहीं देंगे कि 68.2624 68 95 99 इस टाइप का आपको देंगे, डायरेक्ट वैल्यू देंगे, ठीक है। जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना डाटा उसमें फॉल करता है, 68%, 2 स्टैंडर्ड एविएशन में 95% एंड 3 स्टैंडर्ड एविएशन में 99.74%। एक बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वन स्टैंडर्ड एविएशन में कितने केसेस आते हैं, तो 2/3 ऑफ केसेस किस में आते हैं, वन स्टैंडर्ड एविएशन में। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो एनपीसी कर्व को पूरा क्लियर करके जाना। इस बार इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है कि इस बार भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लें वो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ डाटा, ये आ गया आपका, ये जो बीच का है ये इतना डाटा, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, ये है आपका, ये जो लाइन है ये है आपका ये वाला डाटा बीच का, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको कैलकुलेट करोगे 68% डाटा है, ठीक है। फिर आ गया जो ये वाला, ये लाइंस, ये आ गया आपका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ये कितना आ गया आपका 95%। फिर ये आ गया जो आपका ये वाला और साइड वाला, मैंने लाइंस इधर दी हुई हैं, तो ये क्या आ गया 99.74 केसेस। इधर हम 100% क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनके हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए जो आपकी एनपीसी कर्व है ये लाइन को टच नहीं करती है, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स एनपीसी कर्व के। नेक्स्ट में हम करेंगे पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, एक वीडियो में ही मैं उनको कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है अब, और नोट्स इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके ले लेना, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मैसेज करके, ठीक है। और अब मैं बुक्स के बारे में बता देती हूँ। देखो जो भी बच्चे अभी मतलब इस यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम बुक्स यूज़ की थी, सबसे पहले थी
एआरटी किसके लिए? 12th क्लास की एनसीईआरटी थी। मैंने उसमें से क्या-क्या टॉपिक पढ़े थे? सोशल साइकोलॉजी उसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल्स के साथ दी है और जो भी एक्सपेरिमेंट हैं उसमें सारे कवर हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो 12th की, उसके बाद जैसे मैंने बैरन पढ़ी थी, आप सिसरेली पढ़ सकते हो, पियर्सन की बुक पढ़ सकते हो, कोई भी जो आपकी अच्छी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक है, एक बारी एनसीईआरटी पढ़ के फिर आप वहाँ पे जाओ और फिर वहाँ से सोशल साइकोलॉजी पढ़ो, ठीक है? कॉग्निटिव के जैसे इंटेलिजेंस एनसीईआरटी से पढ़ो, पर्सनैलिटी एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर उसके बाद कहाँ चले जाओ, अपनी जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक है उसमें से एक बार रीड करो और अपने नोट्स बनाओ शॉर्टकट, जो कि आप लास्ट के 15 दिन में रिवाइज कर पाओ, ठीक है? फिर आ गया उसके बाद पर्सनैलिटी भी आ गया, इंटेलिजेंस आ गया और क्या आ गया, जो आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थिंकिंग, क्रिएटिविटी वगैरह। क्रिएटिविटी के तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट नोट्स दे रखे हैं जो 15-20 मिनट के हैं और उससे बाहर क्रिएटिविटी का कभी कुछ नहीं पूछते हैं, वो आपके पूरे प्रॉपर नोट्स हैं। मैंने आपको मोटिवेशन के भी पूरे प्रॉपर वैसे नोट्स बना के दिए हैं, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप उन नोट्स को एक बारी पढ़ते हो, क्योंकि वो लास्ट प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से और जो जो भी गूगल में से जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हैं उसमें, ठीक है? मोटिवेशन आ गई आपकी, इंटेलिजेंस आ गया आपका, उसके बाद क्या बचा? पर्सनैलिटी का भी बता दिया, फिर थिंकिंग, रीज़निंग का मैंने बैरन में से पढ़ा है और उसकी जो मैंने एक शॉर्टकट वीडियो 15-20 मिनट की डाली है, वही क्वेश्चन है, उसके बाहर से कुछ नहीं पूछते हैं। फिर उसके बाद जो स्टैट का है, ये भी चल रहा है, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ पैराग्राफ आएगा और वहाँ आपको समझना होगा कि उन्होंने क्या पूछा है, कि आपकी हाइपोथेसिस जो क्या है कि वेरीफ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ आपको समझने की चीज़ है। बाकी जो भी आप बच्चे पूछते हैं कि स्टैट के लिए कौन सी बुक यूज़ करें, तो स्टैट के लिए कोई बुक यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डीप में वो पूछते नहीं हैं। जो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं करवा रही हूँ और उसके बाद पैराग्राफ आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? फिर और क्या, और जो भी टॉपिक होंगे मैं एक अलग से वीडियो करके बताती हूँ, नहीं तो इसमें क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।